गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ आरक्षक एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेटेज है, एक आपका इंडियन जीएस है, एक आपका सीजीजीएस है। ये दोनों को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखी थी छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में, जो आपका सीजीजीएस का पोर्शन है, और साथ में इसके पहले जो हमने देखा है, ठीक है, जो आपका रहेगा भारत का जो संविधान। मतलब ऐसा है कि इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम छोड़नी नहीं है, बहुत आईएमपी चीज़ें हैं, इसको बार बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक। तो शुरुआत करता हूँ बिना समय गंवाए इस सेशन की, और प्रथम क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर कौन सा है? सबसे प्राचीन शहर। प्राचीन शहर का मतलब यह है कि सबसे पहली बार जो खोजा गया है वो हड़प्पा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कि जब खनन की शुरुआत हुई तो सबसे पहला जो शहर है जिसको खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। आगे चल के आपको पता चलेगा हड़प्पा की खोज किसने की थी, ठीक। तो दयाराम साहनी, इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अन्य शहरों के नाम भी हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन उसको खोजे थे, है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रंगनाथ राव ए लोथल जो शहर है या फिर नगर आप कह लो, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, ठीक। उसी प्रकार राखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो या फिर मोहनजोदड़ो, इसका खोज इन्होंने किया था। गोपाल मजुमदार चन्हूदड़ो। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो आप मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो और हड़प्पा देख रहे हो, ये तीनों शहर या फिर तीनों नगर जो है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान पे। और लोथल ये गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी तट पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गुजरात में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं कुछ आपके पास फैक्ट्स रखा हूँ हड़प्पा के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है। हड़प्पा के बारे में देखना, ये दयाराम साहनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। दयाराम साहनी के द्वारा, मैं थोड़ा धीरे करता हूँ, स्पीड हो रही होगी, 1921 में इस शहर को खोजा जाता है ना। सर्वप्रथम इस स्थान की खोज होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और ये प्रथम नगर था जिसे खोजा गया, ठीक। अगला मैं चलता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, इसको आप देखेंगे तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। ऊपर में आप मांडा देखते हो, ठीक है, और इधर आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर से लेके, ठीक, ये पश्चिम से लेके पूर्व में आप देखेंगे तो सुत का गेंडोर एक आएगा, सुत का गेंडोर जो पाकिस्तान पे है, यहाँ से है। और उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमावाद, ठीक है, दैमावाद तक ये फैला हुआ है, ठीक, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में किन दो शहरों को जानते हैं, ठीक। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये दोनों ही सबसे बड़े नगर है। सबसे बड़ा नगर बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाता है। कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ा नगर हड़प्पा हो जाता है, ठीक। ये दोनों को जुड़वा राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, जो मोहनजोदड़ो है, ठीक, यहाँ पे देखना, इसमें जो है वृहद स्नानागार, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है। और आपको सबसे विशाल भवन जिसको अन्नागार कहते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी पूछे, तो इसका बस सही आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। उसी प्रकार चन्हूदड़ो, इसको औद्योगिक नगरी के रूप में देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। साथ में मनका निर्माण का कारखाना भी बहुत बार आपको पूछा गया है, ये चन्हूदड़ो में है, ठीक। हड़प्पा के बारे में जैसे मैंने आपको कहा है, प्रथम नगर है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है, दूसरा बड़ा नगर है, और ये प्रथम नगर बोलने का मतलब यहाँ है कि प्राचीनतम नगर, प्रथम नगर बोले तो हड़प्पा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ है कि इसको प्रथम बार खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी तट पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना, पूछा जाता है। भोगवा नदी, जो कि गुजरात में। दो शहर आपके पास में रखता हूँ, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो कालीबंगा है, इसके लिए आंसर हो जाएगा घग्गर नदी, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब दो शहर, ये दोनों शहर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इसको यहाँ से डिवाइड कर लेना। जो लोथल है ये 1957 में खोजा जाता है, और जो कालीबंगा है इसको 1953 में खोजा जाता है। लोथल की खोज, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, रंगनाथ राव ने किया है, और कालीबंगा की खोज, जैसा कि मैंने पहले इसको भी बताया था, है ना,
अमलानंद घोष है और साथ में बीबी लाल है और बीके थापर है, 3 लोग हैं। अमलानंद घोष है, बीबी थापर है, नहीं बीके थापर है और बीबी लाल है। ठीक, इसकी खोज 1957 में, इसकी खोज 1953 में। अब ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी और खोजकर्ता, बस ये दोनों याद रख लेना। एक भोगो नदी के तट पर स्थित है जो लोथल है गुजरात में, और एक घग्गर नदी के तट पर स्थित है जो कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है। ठीक, ये बंदरगाह शहर है और ये गोदीवाड़ा यहाँ से प्राप्त है। गोदीवाड़ा मतलब जहाज रुकने का एक जगह होता है, उसके ठहराव के लिए एक जगह होता है। ठीक है, तो याद रखना बंदरगाह शहर आपको पूछे और लोथल है। और कालीबंगा, इसमें जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको, जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व का प्राचीनतम वेद किसे कहते हैं? हर कोई इससे अवगत होंगे, ऋग्वेद है। अपने पास 4 वेद सामने आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर कह रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो आप देख रहे हो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है ना, ये तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, ऋग्वेद का कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरा मंडल आप ध्यान में रखना, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। फिर तीसरा मंडल कहो गायत्री मंत्र को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। लिख लो इसको, किसने की थी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। कुछ फैक्ट्स आपको और यहाँ पे मिलेंगे। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। ठीक, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, ये मंडल बार बार आपको पूछा जाता है, सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्तुति मंत्रों का संकलन, इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद जो है ना, देवताओं की स्तुति से, देवताओं की प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक, दासराग युद्ध का वर्णन जो ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद में दासराग है ना, दासराग्य युद्ध का वर्णन है जो कि 7वें मंडल में भरत कबीले एवं पुरु कबीले के मध्य इसका है ना जो युद्ध हुआ है, और ये रावी नदी के तट पर, जिसको पारुषणी कहते हैं। ठीक है, इस तट पर लड़ा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको सीधा पूछ लिया जाएगा, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। टोटल सूक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखेंगे 1028। ये किससे संबंधित है? स्तुतियों से संबंधित है, देवताओं की प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक, आपको पूछा जा सकता है दासराग युद्ध का वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, सामवेद में? क्या बोलोगे? ऋग्वेद में है। और उसमें भी डिटेल आपको पूछ ले तो 7वें मंडल में, इतना जाना नहीं चाहिए, फिर भी आप याद रख लो। ठीक, किसके मध्य लड़ा गया? ये भरत कबीले और पुरु कबीले के मध्य लड़ा जाता है। किस नदी के तट पर लड़ा गया यह युद्ध? बोलेंगे रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक, 10वें मंडल में ये 4 वर्णों का उल्लेख और शूद्र का उल्लेख है, लास्ट वाला भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है, निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? और सामवेद को आप देखोगे तो ये गायन से संबंधित है, तो इसे भारतीय संगीत का जननी भी कहा जाता है, मतलब भारतीय संगीत की जननी भी कहा जाता है। और अथर्ववेद आप देखेंगे तो औषधि ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, सबको मैंने बता दिया, इसको आपको एक बार रीड कर लेनी है, आपको देख लेनी है। ठीक, तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ये सामवेद है, आपको ध्यान में रखनी है। नोट करके मैंने लिखा है कुछ। सामवेद को भारतीय संगीत की जननी कहते हैं, और क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। अथर्ववेद ये नवीन वेद है, और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया। ठीक है, और साथ में आपको यजुर्वेद को गद्य रूप में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। आंशिक रूप में गद्य रूप में हमें यजुर्वेद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ, किस उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य, जो सत्यमेव आप जयते देखते हो, सत्यमेव जयते भारत का जो आदर्श वाक्य है, इसको किस उपनिषद से लिया गया? ठीक है, तो मुंडकोपनिषद, इसको आपको ध्यान रखना, मुंडकोपनिषद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसको लिया गया है, जो कि अशोक के द्वारा जो निर्माण किया गया ना सारनाथ, वहाँ भी ये उत्कीर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है उपनिषद। चलो ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, कुल संख्या इसकी 108 है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, ये 4 आश्रम मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? अवंती ये सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध के बारे में याद रखना है, सर्वशक्तिशाली ये महाजनपद था, इसको ध्यान रखना। अस्मक ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद था। तो अपने पास 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है, आपको पता है। ठीक है, आपको पूछे कितने टोटल महाजनपदों का उल्लेख होता है, तो आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद अपने पास आता है, उल्लेख होता है। इनमें से जो सबसे बड़ा महाजनपद हम लोग कह रहे हैं अवंती है। ठीक है,
अब आपको जो है उसकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। जैसे मगध की राजधानी, मगध एक महाजनपद है, इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र रही हैं अलग अलग समय में। ठीक। अवंती इसके लिए उज्जैन और माहिष्मती को याद रखना है। कौशल के लिए श्रावस्ती और कुछ समय पे अयोध्या आपको याद रखनी है, मतलब ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी था। अस्मक इसका पैठान है, मतलब 4 ही मैंने रखा है, हालांकि 16 महाजनपद आपके पास सामने आते हैं। ठीक है, ये चारों को मैंने रख लिया है, एक बार रीड कर लेना। सर्वोच्च शक्तिशाली मगध था। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो अस्मक था। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक की बात आए तो महावीर स्वामी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना, प्रथम तीर्थंकर, यहाँ पे तीर्थंकर की परंपरा थी, है ना, आपको पता है। प्रथम तीर्थंकर आपको याद रखना ऋषभदेव था। तो प्रथम तीर्थंकर आपको बोले ऋषभदेव है और संस्थापक आपको बोले तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है, और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर है। लेकिन मैं फिर आपको एक यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप प्रथम तीर्थंकर याद रखें, संस्थापक याद रखें, और 24वें तीर्थंकर जो कि आपके महावीर स्वामी है। ठीक है, इसको याद रखें, वास्तविक संस्थापक ये है। इसके लिए मैं आपको है ना एक पेज दूंगा, यहाँ पे ध्यान से रखना। ऋषभदेव संस्थापक है जैन धर्म के और प्रथम तीर्थंकर है, वहीं पे महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक है। आपको टर्म को समझना है क्या पूछ रहा है। और यहाँ पे अंतिम तीर्थंकर जो आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ही हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म पूछ लिया जाता है कुंडल ग्राम वैशाली, है ना, वैशाली में जो कुंडल ग्राम है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में वैशाली के अंतर्गत कुंडल ग्राम आता है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये महावीर स्वामी जी का जन्म स्थल है। वहीं पे मृत्यु इनका पावापुरी में हुआ था, और कब हुआ था इसको एक बार आपको देख लेनी है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, प्रथम जैन संगीति। इस संगीति मतलब महासम्मेलन होता था। ठीक है, इसके अध्यक्ष आपको कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। 2 चीज़ पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है, महासम्मेलन हुआ है, वो किस शासक के समय में हुआ था, किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तब आंसर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। ठीक बात है। अगर आपको पूछे उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। एक चीज़ है, जो प्रथम जैन संगीति है इसमें जो आपका स्थल है पाटलिपुत्र है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसके संप्रदाय, मतलब ये 2 भाग में बढ़ गया था आगे चल के। जो जैन है ना, जैन हम लोग धर्म देखते हैं, वो 2 शाखा में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। फिर कह रहा हूँ, जैन जो धर्म है आगे जाके 2 चीज़ों में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर इसके प्रणेता या फिर इसके संस्थापक आप कह लो, इसके नेतृत्वकर्ता कह लो, स्थूलभद्र है। और वहीं पे दिगंबर के भद्रबाहु मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैंने आपको बता दिया है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक था प्रथम जैन संगीति के समय, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक बात है, या फिर अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र ने। और पाटलिपुत्र में ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बौद्ध धर्म में आना है। बुद्ध, इनका जो जन्म स्थल है ये लुम्बिनी है, इसको आपको ध्यान रखने से स्टार करके आपको रख लेना है। यहीं पर मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। इनका जन्म स्थल तो लुम्बिनी है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु स्थल आप देखेंगे तो कुशीनारा है। लेकिन यहीं पे 3 चीज़ें आपको याद रखना है। एक है आपका सारनाथ, जिसमें है ना गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और एक है आपका श्रावस्ती, जिसमें गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। और अंतिम बार आपको उपदेश बोले, क्या अंतिम बार उपदेश बोले तो वो आपका कुशीनारा हो जाता है, और उनका मृत्यु स्थल भी कुशीनारा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, कभी कभी पूछा जाता है कि इनका जो मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था, बचपन का नाम भी आप कह सकते हैं। इन्होंने अपना गृह त्यागा था, वो 29 साल की उम्र में त्यागा था। और गृह त्यागने को, उस घटना को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे इन्होंने ज्ञान जो प्राप्ति की थी 35 वर्ष की उम्र में की थी, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो महासंबोधि कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो आपको सिर्फ घटना याद रख लेना, ये पूछा जाता है। अगर आपको ईयर याद नहीं है, किस वर्ष में है ना वो जो है घर त्याग है उन्होंने, किस वर्ष में वो जो है उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुई है, भले ये भूल जाओ, मतलब एक बार के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है। लेकिन जब वेटेज कम हो ना जिस एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन ही आना हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कोई घटना है, उस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण है ना, और उससे जो है ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाता है, तो उसके महासंबोधि कहते हैं। ठीक, मूल नाम सिद्धार्थ था। जन्म स्थल याद रख लो, मृत्यु स्थल याद रख लेना, सबसे प्रथम उपदेश कम से कम याद रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अब देखना यहाँ पे एक ट्रिक है, ये चारों को आपको याद रखना है। टोटल 4
बौद्ध संगीति अपने पास सामने आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, चौथा है ना जो चौथी है। तो याद रखना आपका इसका सही आंसर राजगृह है। अगर आपको द्वितीय पूछता वैशाली है, तृतीय पूछता पाटलिपुत्र है, चौथी है ना आपको पूछता तो कुंडलवन है। ठीक, लेकिन प्रथम ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसके अध्यक्ष को लेकर आपको पूछ सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तो महाकश्यप थे। इसका सही आंसर मैं रेड कलर में कर देता हूँ, महाकश्यप। लेकिन आपको द्वितीय पूछता सर्वकामी था, तृतीय पूछता मोगलीपुत्र तीस था, चतुर्थ पूछता आपका वसुमित्र। आपने तो देख लिया भैया अध्यक्ष कौन था या फिर अध्यक्षता किसने की थी। लेकिन शासक पूछता है तो ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, 2 शासक का नाम बताऊंगा, याद रख लेना। फिर कह रहा हूँ प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे ना वो महाकश्यप थे, लेकिन किसके समय में हुआ था ये पूछे आपको। ठीक, किसके समय में हुआ था तो अजातशत्रु है, अजातशत्रु एक शासक है, इसके समय में हुआ था। उसी प्रकार तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तृतीय मैंने कहा बौद्ध संगीति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। लेकिन किसके समय में हुआ था तो ये सम्राट अशोक के समय में हुआ था। बस ये चीज़ें आपको याद रख लेना है ना। ये 5 चीज़ें आपको पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम और तृतीय। ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, प्रीतिहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है। तो हर्यक वंश का नाम आपको आगे चल के याद रखना है। हर्यक वंश, इसको प्रीतिहंता वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी शासक बनता था वो अपने पिता को मार के बनता था। जैसे कोई शासक बना, अब उसका अगला बेटा शासक बनेगा तो अगला बेटा जो है उसके नॉर्मली मृत्यु होने के बाद नहीं बनता था, वो अपने पिता को मार के बनता था। और ऐसे परंपरा नहीं, ये हर कोई वैसे आके करता था। ठीक है, जो भी शासक बनता है अपने पिता को मार के बन जाता था, इसलिए इसे पितृहंता है ना। पितृ मतलब पिता, समझ रहे हो, हंता मतलब है ना तो हत्या करना। पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता था। ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, नोट करके मैंने कुछ आपके लिए फैक्ट्स रखे हैं। हर्यक वंश, इसके संस्थापक आपको पूछे तो बिंबिसार है। मगध साम्राज्य का भी ये संस्थापक हो जाता है। अजातशत्रु इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, जैसे कि मैंने आपको कहा था। राजधानी इसकी राजगिरी थी, पाटलिपुत्र शहर अजातशत्रु ने बसाया था। तो ये ऊपर के छोड़ के जो नीचे आप 3 फैक्ट्स देख रहे हो अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इनका अन्य नाम सेंड्रोकोट्स इसे कहा जाता है। इसको भले आप याद मत रख लेना, राजधानी पाटलिपुत्र था। संबंधित अभिलेख एक बार आपको याद रख लेनी है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है, अगर आपको ज़्यादा बर्डन हो रहा होगा तो संबंधित अभिलेख आपको याद रख लेना उसके बारे में। इनके समय ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, इनके समय में सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको पूछे जो गुजरात में स्थित सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने किया है, ठीक, तो आपको याद रखना पुष्यगुप्त ने किया है। किसके शासन काल में हुआ ये उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको घुमा के यदि पूछे तो ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये चीज़ वो है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलो, अगला है असत्य कथन की पहचान करना है। पहली बात तो तीनों सत्य है, ये तीनों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर लास्ट है, मैं पढ़ के अभी बताता हूँ। पहले आपको इसका एक वो दे देता हूँ है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि आपको गलत चीज़ है ना पहचानना है। तो इसमें एक सवाल बनता है ना कि आपको तीनों चीज़ तो याद रखनी है ऊपर के जो पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला, मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा जाता है। अमित्रघात मतलब शत्रुओं की है ना नाश करने वाला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला भी सही है। सम्राट अशोक के अभिलेख लिखने, सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरुआत की थी। तो सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरुआत की थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने डेरियस प्रथम से प्रेरणा ली थी। ठीक है, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है, उससे प्रेरणा ली थी और इन्होंने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरुआत की। ठीक, नेक्स्ट है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ये भी आपको पूछा जाता है। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो बीच का 2। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं फिर कर रहा हूँ है ना, इसको अलग है ना पिंक कलर में जो दिखा रहा हूँ, लास्ट में आप देखेंगे सही आंसर ये है, जिसको आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि आपको असत्य कथन पूछा गया। क्या आपको समझ में आ गया? ये गलत है, तो आपको असत्य पूछा था, इसलिए इसका आंसर सही ये हो जाता है। तो ऊपर एक तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नोट करके मैंने लिखा है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज ये टिफेन थेलर ने की थी। इसको टिफेन थेलर भी कभी कभी कहा जाता है ना। तो सही आंसर ये हो जाएगा। सही आंसर मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा जेम्स प्रिसेप ने, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये नोट करके मैंने आपके लिए फैक्ट्स रखा है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, इसके पुत्र एक है
आपको याद रखना है जो आपका महेंद्र है, और एक पुत्री है इसकी जो संघमित्रा है। ये दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया। सम्राट अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय मैंने आपको बताया था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के समय में हुआ था। भारत का मैक्यावली किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आपको जाता है। कौटिल्य को कहते हैं, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं को आप चाणक्य के नाम से जानते हो। ठीक, जिन्हें भारत का मैक्यावली कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नोट करके मैंने लिखा है मौर्य वंश के बारे में जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से होती है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। ठीक है, और मेगास्थनीज है ना इसकी इंडिका, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है। यहाँ से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आ जाओ शुंग वंश पे। शुंग वंश का संस्थापक सिंपली आपको याद रखना है पुष्यमित्र है। उसके बाद आगे चलना है सातवाहन वंश का संस्थापक सिंपली आपको सिमुक याद रखना है, जिसको सिसुक भी कहा जाता है। तो दोनों वंश के संस्थापक आपको याद रखना है। मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए रखी है शुंग वंश और सातवाहन वंश को लेके। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ छत्तीसगढ़ के किरारी से प्राप्त हुई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछे जाते हैं। शुंग काल की राजधानी विदिशा थी। प्राचीनतम, ये दोनों है ना, ये दोनों आपको याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राचीनतम स्मृति आपको बोले वो मनु स्मृति है। ठीक, और प्राचीनतम पुराण आपको बोले तो मत्स्य पुराण है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप पूछे जाते हैं। ठीक, तो फिर मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा। सातवाहनों का संस्थापक याद कर लेना, शुंग वंश का संस्थापक याद कर लेना, और मनु स्मृति मैंने कहा, और है ना प्राचीनतम मैंने पुराण मैंने कहा, मत्स्य पुराण, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको एक बार रीड कर सकते हो आप ऊपर की चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। यदि आपको गुप्त वंश का प्रथम शासक गुप्त वंश का संस्थापक बोले जो कि श्रीगुप्त है, और वास्तविक संस्थापक, तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर है। एक आ गया है ना झोपड़ी बना लिया मान लो, एक आ गया पक्की मकान बना दिया, है ना, ऐसे समझ लो। तो समझ लो संस्थापक आपको बोले श्रीगुप्त हो जाता है, प्रथम शासक श्रीगुप्त है। वास्तविक संस्थापक बोले तब चंद्रगुप्त प्रथम है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? नो डाउट समुद्रगुप्त कहते हैं। पहले भी आपने इसको सुना होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण अभियान चलाया था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक एक बार फिर मैं आपको बोल देता हूँ, और संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान इनके द्वारा चलाया जाता है। इनके बारे में जानकारी हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है, या फिर हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलती है। ये तीनों फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक सोने के सिक्के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना, इसको स्टार कर लेना। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी की थी, लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के एक कुषाण वंश से संबंधित है, और स्पेशली कनिष्क वहाँ के शासक है, इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है आपका गुप्त काल में पुलिस प्रमुख को क्या कहते थे? पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो दंडपासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर दंडपासिक है। ठीक, ये दो चीज़ भी आप एक बार देख लो। महासेनापति, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेना प्रमुख है, और वहीं पे महादंड नायक ये न्यायाधीश होगा। ठीक है, लेकिन पुलिस प्रमुख ये दंडपासिक कहलाता था। एक बार इसको ध्यान रखना, क्योंकि पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हो। नोट करके, लास्ट पेज है, इसको एक बार देख लेना, नोट करके है। कभी आपको रचनाकार पूछ दिया जाता है, लेखक। तो मेघदूतम की रचना किसने की थी? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ऐसा पूछ ले। मालविकाग्निमित्रम इसकी रचना किसने की थी? तो कालिदास हो जाएगा इसका आंसर। ये पूछे जाते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस की रचना 20 क्वेश्चन का मैं आधुनिक इतिहास का बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसको देख लेना। तो आपका जो है इतिहास वाला पोर्शन, इतिहास जीएस से जो आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। इसके बाद भी आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, आपके पास जो बुक होगा वहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है इंडियन जीएस हम लोग समाप्त करने वाले हैं। कल आपके पास है ना जनरल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लगभग 50 है ना समथिंग आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जो तीनों को मिला के हो सकता है। बायो को, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, तीनों मिला के आपको पूछे जाने। बेसिक क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे। नए वीडियो आप चाहेंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।